हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू क्रिमिनल लॉज के बारे में। ठीक है दोस्तों, न्यू क्रिमिनल लॉज यानी कि BNS, BNSS और BSA, जहां से आपके SSC स्टेनो सिलेक्शन फेज और सीजल के एग्जाम में भर भर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो भी SSC CHSL और या फिर दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उनके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। आपको बता दूं कि मैं जो है ये तीनों जो लॉज हैं इनको पूरा डिटेल के साथ दोस्तों लेकर आया हूँ, और आप जो इनके नोट्स बनाते चलना, जिससे कि एग्ज़ाम के टाइम आप इनका जो क्विक रिवीजन कर सको, जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी जो है वो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, इससे मैंने जो है वो सीजल में के जो एग्ज़ाम में हुआ है उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इन 3 लॉ से, उनको भी मैंने जो है यहाँ पर रखा है। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारतीय न्याय संहिता के बारे में, जिसको 2023 में जोड़े गए नए प्रावधानों के बारे में बताया गया है। तो BNS, जिसका पुराना जो नाम था वो था भारतीय दंड संहिता यानी कि IPS, जो कि 1860 में शुरू की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। लेकिन अब इसका नाम है BNS, जिसमें कुल 358 धाराएं हैं, और IPC की जो 511 जो है धाराएं थी। और पुराने कानूनों से जो नए अपराध हटाए गए हैं और नए अपराध जोड़े गए हैं। अब जो नए जोड़े गए जो मुख्य प्रावधान है, जहां से आपके SSC, CGL, MTS सिलेक्शन फेज और स्टैंडर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले है आपका मॉब लिंचिंग। ठीक है जी, मॉब लिंचिंग क्या होता है कि पहली बार कानून में कि भीड़ के द्वारा हत्या को एक जो स्वतंत्र अपराध जो बनाया गया है। इसमें क्या होता है कि धारा 103, यदि 5 या अधिक लोग किसी को जानबूझकर मार देते हैं तो यह मृत्यु दंड या फिर आजीवन कारावास से जो दंडनीय होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है आतंकवाद, यानी कि IPC में जो आतंकवाद शब्द नहीं था, लेकिन अब जो BNS आया है इसमें जो इसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। यानी कि धारा 111, देश की सुरक्षा, जनता में भय या फिर सरकार को बाध्य करने हेतु किए गए जो भी कार्य हैं उनको आतंकवाद जो माने जाएंगे। नंबर 3 है संगठित अपराध, यानी कि पहली बार ये सब जो जोड़ा गया है, और इसमें बताया गया है कि अपहरण, तस्करी, धन उगाही या फिर मादक पदार्थों का जो व्यापार है आदि को संगठित अपराध जो माना गया है। उसके बाद है यहाँ पर छोटे संगठित अपराध, यानी कि जैसे कि जेब कटी, चोरी, धोखाधड़ी, स्नैचिंग आदि को जो प्रीटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की श्रेणी में जो जोड़ा गया है। उसके बाद है बलात्कार और यौन अपराधों में सुधार, यानी कि यदि कोई व्यक्ति झूठे वादों पर यौन संबंध बनाता है तो अब उसको जो अपराध माना जाएगा। दूसरा है कि यदि महिला की सहमति के बिना कोई व्यक्ति उसको स्पर्श करता है तो सेक्शन 63 के तहत उसको जो यौन उत्पीड़न की श्रेणी में जो वो आता है और उसको जो वो सजा दी जाएगी। उसके बाद है नंबर 6, देशद्रोह को हटाकर नया अपराध जो जोड़ा गया है, तो वो है कि यदि कोई भारत की संप्रभुता एक तो अखंडता के विरुद्ध कार्य करता है तो उसको धारा 152 के तहत अब देशद्रोह शब्द नहीं बल्कि देश विरोधी गतिविधि जो हो कहा जाएगा। और आपके जो CGL एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया वो है ये कि भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS 2023 कानून की किस शाखा से संबंधित प्रावधानों को समेकित और संशोधित जो करती है, तो इसका राइट आंसर आपका आपराधिक मूल कानूनों को। ठीक है जी।
उसके बाद है सामुदायिक सेवा, यानी कि पहली बार छोटे अपराधों पर दंड के रूप में सामुदायिक सेवा का जो प्रावधान जोड़ा गया है। 8वां है आपका धोखाधड़ी या फिर डिजिटल अपराधों में सुधार, यानी कि आप अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन धोखाधड़ी करता है या फिर फर्जी पहचान बनाना, ठीक है, यानी कोई व्यक्ति क्या है कि किसी की फोटोज के साथ कुछ गलत करता है या फिर कोई किसी की डीपी लगाकर, ठीक है जी, उनके साथ कुछ गलत करता है तो उसको अपराध की श्रेणी में जो रखा गया है। और जो सीजर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है वो था कि भारतीय न्याय संहिता अब संगठित अपराध और छोटे संगठित अपराध को स्पष्ट रूप से परिभाषित और आपराधिक कौन सा अपराध भारतीय न्याय संहिता के तहत छोटे संगठित अपराध के अंतर्गत जो वो आ सकता है, तो वो है आपका एक गिरोह के द्वारा की गई चोरी, ठीक है जी, जैसे कि ये आता है संगठित अपराध में, ठीक है। और नेक्स्ट आपका स्टार्ट होता है, दूसरा है आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जिसको बोलते हैं BNSS, ठीक है जी। और 2023 में जो कौन से बदलाव किए गए हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और जो इसका पुराना नाम था वो था दंड प्रक्रिया संहिता जिसको CRPC बोला जाता था, जो कि 1973 में शुरू हुई थी, लेकिन अब इसका नाम है BNSS जिसमें कुल 531 धाराएं हैं। और लेकिन जो पुराना था CRPC उसमें 484 धाराएं थी, ठीक है जी। और जो इसमें बदलाव जो किए गए हैं, जो प्रावधान किए गए हैं, उसमें जो सबसे पहले वो है FIR की नई व्यवस्था, यानी कि अब जो है 0 FIR किसी भी थाने में दर्ज करवाई जा सकती है चाहे अपराध कहीं और हुआ हो। मतलब कि इसमें ये कहा गया है कि अगर अपराध आपके स्टेट में हुआ है और जिसके साथ हुआ है वो किसी दूसरे स्टेट का है, ठीक है, तो वो इसकी जो शिकायत है वो आपके स्टेट में करवा सकता है। नंबर 2 है कि डिजिटल सबूत और वीडियोग्राफिंग या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग, यानी धारा 105 में कहा गया है कि हर जो सर्च है और जो सीजूर की जो वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है CGL के एग्जाम में वो था कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कौन सी जो धारा है जो तलाशी और जब्ती कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य करती है, तो है धारा 105, ठीक है जी। वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने आपको वो बताया है। उसके बाद है FIR की कॉपी ऑनलाइन मिलेगी, यानी कि आप जो है CCTNS यानी कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क जो सिस्टम है, तो पोर्टल से जो FIR है वो ऑनलाइन डाउनलोड जो की जा सकती है। नंबर 4 है कि ट्रायल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा, अभियुक्त या फिर कोई गवाह है या फिर कोई पीड़ित है, आप जब अदालत में उपस्थित हुए बिना ही जब ऑनलाइन जो गवाही दे सकते हैं। नंबर 5 है गिरफ्तारी में महिलाओं के अधिकार जो मजबूत किए गए हैं, यानी कि सूर्यास्त के बाद महिला की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती सिवाय विशेष अनुमति के। जो क्वेश्चन पूछा गया CGL में वो है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता किस पोर्टल के माध्यम से FIR तक पहुंच सुनिश्चित करती है, ठीक है जी, तो वो है आपका CCTNS, ठीक है, जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है, ये रहा FIR की कॉपी, ठीक है। और उसके बाद है आपका कि चार्जशीट दाखिल करने की समय सीमा, यानी कि 60 दिनों के भीतर, कुछ मामलों में 90 दिनों तक जो है बढ़ाई जा सकती है। उसके बाद है तेवर न्याय प्रणाली, यानी कि हर स्तर पर समयबद्ध ट्रायल सुनिश्चित किया गया है। उसके बाद है जमानत प्रक्रिया डिजिटल रूप में, यानी कि अब जो बेल है वो यानी कि जो अब बेल एप्लीकेशन है और जो आदेश है वो ऑनलाइन दाखिल किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है और जो लास्ट है सबसे, वो है आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यानी कि BSA 2023 में किए गए नए प्रावधान कौन से हैं। और इसको जो पुराना कानून था वो था इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, लेकिन अब इसका नाम है BSA जिसमें कुल 170 धाराएं हैं और पुराने में जो 167 धाराएं थी। अब जो मुख्य बदलाव प्रावधान किए गए हैं उसमें सबसे पहला है इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। आप जो है CCTV फुटेज, ईमेल या फिर WhatsApp
चैट हो गया, डिजिटल डॉक्यूमेंट को भी वैध साक्ष्य जो माना जाएगा। सेक्शन 63 इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग को मुख्य साक्ष्य के रूप में भी स्वीकार किया जाएगा। नंबर 2 है फोरेंसिक साक्ष्य को प्राथमिकता। ठीक है जी, फोरेंसिक साक्ष्य को प्राथमिकता का मतलब ये है कि अब जो वो डीएनए रिपोर्ट, फिंगरप्रिंट रिपोर्ट आदि को भी साक्ष्य के रूप में जोड़ा गया है। नंबर 3 है जेंडर न्यूट्रल भाषा, यानी कि अब ही या फिर सी की जगह जो है वो पर्सन शब्द का जो उपयोग किया गया है। उसके बाद है नंबर 4 सेकेंडरी एविडेंस। सेकेंडरी एविडेंस यानी कि जब मूल दस्तावेज उपलब्ध ना हो तो तब जो है आप फोटोकॉपी या फिर स्कैन कॉपी का भी उपयोग जो है वो कर सकते हैं। नंबर 5 है गवाही, यानी कि गवाह की सुरक्षा और डिजिटल गवाही। तो इसमें बताया गया है कि जो गवाह है वो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी जो है साक्ष्य दे सकता है। नंबर 6 है कि डिजिटल हस्ताक्षर या फिर डिजिटल सिग्नेचर और प्रमाण पत्र की मान्यता, यानी कि अब जो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज के साथ डिजिटल सर्टिफिकेट जो है जरूरी होगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन जो आपका सीजीएल में पूछा गया है, वो है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का लक्ष्य भारतीय साक्ष्य कानून को निम्नलिखित में से में जो प्रगति के साथ जोड़ना है। तो है आपका फोरेंसिक विज्ञान और डिजिटल प्रौद्योगिकी। ठीक है जी, तो ये थे दोस्तों आपके नए रूल्स जो कि आपके सरकार के द्वारा 2023 में शुरू किए गए थे और यहाँ से आपके सीजीएल के एग्ज़ाम में, स्टेनो के एग्ज़ाम में जो है वो भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप इनके नोट्स बना लेना, क्योंकि ये जो है आपके CHSL के एग्ज़ाम में 100% पूछे जाने हैं। तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और PDF के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाना।